हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। इसको डिस्कस करने का एक बड़ा रीजन है, कमेंट बॉक्स में काफी सारे अपने व्यूअर्स ने डिमांड की थी कि जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के को लेकर एक वीडियो बनानी चाहिए। यहाँ पर चीजें कुछ अच्छी भी नजर आई, कुछ कंसर्न भी नजर आए, कुछ डेवलपमेंट भी नजर आई। तो यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो। आपने जो कुछ भी परचेज करना है वो अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से परचेज करना है। मेरे हिसाब से यहां पर समझना है, सीखना है, क्योंकि सीखकर जब हम मार्केट में काम करते हैं तो कॉन्फिडेंस रहता है। और एडवर्स मार्केट सिचुएशन के केस में अगर मार्केट नीचे चली जाए, उसके साथ में स्टॉक प्राइसेस नीचे चले जाएं, तो घबराहट नहीं होती। तो यहां सीखना जरूरी है। जब हम बात करते हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, एक बार इसका बिजनेस देख लेते हैं कि किस बिजनेस में है। दे आर इन स्टॉक मार्केट बेसिकली। फाइनेंशियल प्लानिंग है, पोर्टफोलियो एनालिसिस है, दे हैव देयर पीएमएस, इक्विटी एसआईपी, स्मार्ट पोर्टफोलियोज, वेल्थ मैनेजमेंट। उसके बाद में स्टॉक ट्रेडिंग है। स्टॉक ट्रेडिंग में इक्विटीज, कमोडिटीज, म्यूचुअल फंड, और इन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को भी लॉन्च कर दिया है। सपोज हमें यूएस कंपनीज में पैसा लगाना है तो यहाँ अकाउंट ओपन करा के, मीन्स इनका एक टाइप है स्कोटेल के साथ में, वहां अकाउंट ओपन करा के हम यूएस स्टॉक्स भी परचेज कर सकते हैं। साथ में सुवरिन ग्लोबल जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं, दैट्स और गोल्ड ईटीएफ भी हैं। अभी इन्होंने नई चीज शुरू की है, दैट इज लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, एमटीएफ, थर्ड पार्टी लोन डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जो 100% सिक्योर है, क्योंकि हमारे शेयर्स यहाँ पर प्लेज होते हैं और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कदम रखने में काफी शायद डिले की, लेकिन अभी ये इनकम बढ़ती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस के। सो इट्स ए कंप्लीट पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, स्पेशली इन स्टॉक मार्केट। तो ये चीजें क्लियर हो गई। साथ में हम एक बार यहाँ पर कुछ चीजें देखते हैं कि ड्यूरिंग लास्ट 10 इयर्स बहुत ज्यादा ग्रोथ आई नहीं है कंपनीज के रेवेन्यू में। 275 करोड़ से इंक्रीज होते होते दैट इज ओनली 500 करोड़। तो 10 इयर्स में सिर्फ डबल ही हुआ, ऐसा क्यों? हम अगर एक चीज इस यहाँ पर नोटिस करें तो मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स इन्होंने अभी लॉन्च किए हैं। जैसे ऑनलाइन म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन जो लॉन्च की वो 2018 में ही की, बहुत ज्यादा पहले नहीं थी। पीएमएस 2019 में लॉन्च किया। 2019 में लॉन्च होने के बाद में 2020 में अच्छी बड़ी गिरावट आ गई, तो उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है। बट नाउ मार्केट इज डूइंग बेटर, तो यहाँ इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट निकल कर आएगा। दे हैव लॉन्च द इक्विटी एडवाइजरी डिवीजन, और यहाँ इन्होंने यूएस मार्केट के लिए भी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए भी टाइप कर लिया। और जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट 2022 मींस दिस ईयर दे हैव लॉन्च डिजिटल लोन अगेंस्ट शेयर्स बाय जियोजीत क्रेडिट। तो ये इनकी सब्सिडरी है, इसके थ्रू इन्होंने काम करना शुरू किया है। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स अभी लास्ट 3 इयर्स में हुई है। 2019 में पीएमएस का आना, उसके बाद में स्टॉक एडवाइजरी में आना, देन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में आना, और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज होना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम यहाँ पर अगर इनके रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करने लगे, रेवेन्यू ब्रेकअप में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी मार्केट डाउन जाती है, जिस क्वार्टर में, उस क्वार्टर में स्टॉक ब्रोकर्स की रेवेन्यू कम हो जाती है, नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर टोटल 10,000 करोड़ की उनके पास एसेट्स हैं, यानी कि जो उनके क्लाइंट्स हैं, उनकी जो एसेट्स की टोटल कॉस्टिंग है 10,000 करोड़ है, से फॉर एग्जांपल, एंड ऑन एन एवरेज एक क्लाइंट से पूरे साल में लगातार ट्रेडिंग करके अगर 1% की रेवेन्यू आती है, तो ये 100 करोड़ रुपीस बैठता है 10,000 करोड़ पर 1% के हिसाब से। लेकिन अगर मार्केट के चलते वो 10,000 करोड़ की जो वैल्यूएशन है, अगर वो 7,000 करोड़ रह जाए, तो 7,000 करोड़ के ऊपर 1% 70 करोड़ आएगा। तो यहां रेवेन्यू ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो जाती है। और क्योंकि रेवेन्यू के यहां पर कम होने से कंपनी के खर्चे कम नहीं होते, तो इस रेवेन्यू के कम होने का इंपैक्ट सीधा सीधा नेट प्रॉफिट पर आता है। और उसके बाद जब मार्केट वापस से ऊपर चलना शुरू करती है, तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी एकदम से नजर आता है। तो यहां जब हम इसकी रेवेन्यू को देखते हैं, ऑपरेशनल इनकम कम हुई है 10,000, यहां पर ये लाख में है, सो 101 करोड़। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कितनी थी? 120 करोड़। तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में मार्केट अच्छी थी, तो रेवेन्यू ज्यादा थी, अभी कम हो गई है, तो 20% का यहां पर इंपैक्ट है। लेकिन इसी के
चलते हुए जो बाकी इनकम है, मैं यहां पर एक बार रेवेन्यू ब्रेकअप का ले लेता हूं। यस, एग्जैक्टली। तो ये टोटल है, लेकिन रेवेन्यू ब्रेकअप को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो इक्विटी से रिलेटेड यहां पर इनकम है, ब्रोकरेज सर्विसेज यानी कि जो ब्रोकरेज बनती है, जो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 77 करोड़ रुपीस की ब्रोकरेज थी, लेकिन इस बार सिर्फ 51 करोड़ है। मार्केट के नीचे आने का यहां पर सीधा सीधा लिंक है। मार्केट नीचे आई है या नहीं आई है जून क्वार्टर में? तो एक बार निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि यस, अगर हम जून क्वार्टर की बात करने लगे तो जून क्वार्टर में, अगर जून क्वार्टर मींस अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल में 1 अप्रैल से, और यहां से नीचे हमारा एग्जैक्टली ये पूरा डाउन साइड का ही पीरियड रहा है और अच्छी खासी मार्केट में गिरावट आई है। और इस पीरियड में जो मिड एंड स्मॉल कैप है वो बहुत ज्यादा टूटे हैं। ये जो चार्ट बना हुआ है ओवरऑल निफ्टी का, हमने निफ्टी को डिस्कस किया था, वेयर इज द सपोर्ट, कहां से ऊपर जाएगी, तो तब ये सारी चीजें डिस्कस की थी कि इस तरह से एक डाउन ट्रेंड चैनल में थोड़ा सा चल सकता है फॉर द टाइम, उसके बाद निकलेगा। तो अभी तक तो वैसा ही चल रहा है, जब हमने वीडियो बनाई थी उसके बाद से अभी तक तो एग्जैक्टली सेम है। एनीवेज, वी आर गोइंग बैक टू जियोजीत, और जियोजीत में मार्केट के नीचे आने के साथ में रेवेन्यू पर कैसे, ब्रोकरेज में कैसे इंपैक्ट आता है, वी हैव सीन दैट डिपॉजिटरी सर्विसेज पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम क्लाइंट इज इंक्रीजिंग, तो 686 लैक्स, जो 6.8 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू थी, दैट हैज इंक्रीज टू 11.4 करोड़। ये एक ऐसा सेगमेंट है कि सारे ही ब्रोकर्स जो इस काम को करते हैं जीरोधा को छोड़कर, वो सारे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है मार्जिन के अगेंस्ट, और वो फुल्ली सिक्योर्ड है क्योंकि आपके पास उनके शेयर्स प्लेज्ड हैं। और यहां पर परसेंटेज भी जो चार्ज करते हैं इंटरेस्ट की, वो ज्यादा अच्छे प्राइस पर चार्ज करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सेगमेंट है, यहां पर ये इनकम इंक्रीज हुई है। अब गोइंग फॉरवर्ड व्हेन, जब निफ्टी को हम देखते हैं कि निफ्टी ने जुलाई क्वार्टर मीन सितंबर क्वार्टर में सो फार बहुत अच्छा किया है, मार्केट ऊपर आ गई है, लॉट ऑफ स्टॉक्स आर कमिंग टू लाइफ टाइम हाई ऑलमोस्ट। तो जो इनकी ब्रोकरेज इनकम यहां पर कम हुई है 77 करोड़ से, वो इंक्रीज हो जाएगी वापस से, उसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नजर नहीं आता। और जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी ऑफ कोर्स बढ़ेगी, क्योंकि ये बढ़ता हुआ बिजनेस है। उसके बाद में जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रॉम 12.94 करोड़ ये रेवेन्यू इंक्रीज होकर 16.13 करोड़ हो गई है, तो ये प्लस पॉइंट है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट इनकम 14 करोड़ से 18 करोड़ हो गई है। इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन 1.3 करोड़ से 2.04 करोड़ हो गया। अदर डिस्ट्रीब्यूशन 21 लाख से 74 लाख हो गया। तो ऑलमोस्ट सारी ही इनकम अदर देन ब्रोकरेज ये हमारी इंक्रीज हुई है, और ब्रोकरेज के कम होने का रीजन है, और ब्रोकरेज का सितंबर क्वार्टर में बढ़ने का भी रीजन है, बिकॉज मार्केट हैज कम अप। तो ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए जब भी हम यहां पर फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें। हमेशा कभी भी जब भी हम चीजों को एनालाइज करें तो रिलेटिव टर्म्स में हमें एनालिसिस करनी चाहिए कि इंडस्ट्री कौन सी है, इस इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है, और हमें उस इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखना चाहिए, बिजनेस को समझ के ध्यान में रखना चाहिए। तो जब भी मैं हमेशा कहता हूं कि पहले बिजनेस को अंडरस्टैंड करो, बिजनेस के बाद में उसके मार्केट प्लेयर्स को अंडरस्टैंड करो, उसकी नेचर समझो, उसके बाद में उसके टेक्निकल्स पर जाओ, अगर प्रॉफिट कम हुआ उसके रीजंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, और अगर प्रॉफिट्स बढ़े हैं तो भी हमारे पास उसके रीजंस होने चाहिए। क्योंकि एक बार प्रॉफिट के कम होने का या प्रॉफिट के बढ़ने का अगर रीजन समझ में हो जाए, समझ में आ जाए, तो हमारे लिए उस कंपनी में ट्रेडिंग पोजीशन बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहां तो चीजें बिल्कुल साफ साफ क्लियर हैं कि इनकी रेवेन्यू क्यों कम हुई, 121 करोड़ से 102 करोड़ क्यों रही, और नेट प्रॉफिट 37 करोड़ से कम होकर 21 करोड़ क्यों हो गया। हम इस बात को समझ चुके हैं, रेवेन्यू ब्रेकअप देख चुके हैं, सारी डिस्कशन कर चुके हैं इस पॉइंट को लेकर, और यहां से क्यों बढ़ेगा ये भी चीजें समझ में आती है। ओवरऑल अगर हम बात करने लगे, स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग एट 8 पीई, और ये जो 8 का पीई है, ये करंट क्वार्टर के जो जून क्वार्टर था उसके बेकार नंबर्स के बाद में है। अभी नंबर्स वापस से अच्छे आने शुरू होंगे, तो ये अगर शेयर प्राइस सेम रहता तो और कम हो जाएगा, और कम होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां से स्टॉक प्राइस के ऊपर आने की ज्यादा उम्मीद है। वो अभी हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न में डिस्कस करेंगे। बुक वैल्यू इज 30, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि स्टॉक प्राइस बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है। आरओसी इज 30%, आरओ इज 23%। सो वेन एवर आई डू से दैट इफ
stocks means companies ROC is more than 30% or near about 30%, that is a superb company. So कंपनी को अपने अवेलेबल फंड्स के ऊपर एक्चुअल में प्रॉफिट कमाना आता है, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. जो आरओसी है दैट इज 29.5%. प्रोमोटर होल्डिंग 59%, अगेन अच्छा है. डेट इक्विटी रेशियो इज ऑन द लोअर साइड 0.11, लेकिन ये डेट इक्विटी रेशियो जो 0.11 है मींस 11%, ये यहां से इंक्रीज हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, जैसे ही लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी वाले बिजनेस को यहां पर इंप्रूव करेंगे, यहां पर उसमें एक्सपेंशन करेंगे, और जितना मर्जी यहां पर डेट इंक्रीज हो जाए ड्यू टू दैट, तो वो एक अच्छी बात है, बिकॉज दिस कंपनी हैज एंटर्ड इनटू बीइंग ए एनबीएफसी काइंड ऑफ बिजनेस नाउ. जब वो लैंडिंग में आ गए हैं और इसी काम को करते हुए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इज मिंटिंग बिग मनी, सो दे विल बी डूइंग द सेम बिजनेस. तो ये एक अच्छी ही बात है. अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक बार चले जाएं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इज ए स्ट्रॉन्ग पैटर्न, लेकिन इसमें एक वीक पॉइंट मुझे थोड़ा सा नजर आता है. वो क्या है कि प्रोमोटर्स में 58.97% है, जो 60% था. पहले 58.97 रह गया, उससे पहले 62.05 था, जो यहां पर कम हुआ, फिर अगेन कम हुआ. ओवरऑल लास्ट 6 मंथ्स में इट हैज डिक्रीज बाय ऑलमोस्ट 3%. लेकिन ये सिर्फ 3% नहीं है. हाल फिलहाल में जो बीएनपी परिबास है, दैट इज ए फ्रेंच कंपनी, इनका ये यहां से अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इन्होंने सेल किया है. ये सेल करने का रीजन मुझे समझ नहीं आ रहा है, और वो भी इस गिरे हुए प्राइस पर. एनीवेज देयर कुड बी लॉट ऑफ रीजंस, आई डोंट नो व्हाई दे हैव सोल्ड. क्या इतने छोटे से पैसे की उनकी जरूरत थी, तो उन्होंने किस पीरियड में इसको सेल किया, एक बार इस बात को देख लेते हैं. अभी अगस्त 25 को यहां पर एक स्टेटमेंट बीएनपी परिबास ने एनएससी पर नोटिफिकेशन दिया है, और इन्होंने नोटिफाई किया है कि सेलिंग से पहले इनके पास जो 29.98% की हिस्सेदारी थी, मींस 30% की हिस्सेदारी थी, out of that they have sold 2.05% and now they are holding 27.93%. और ये जो इन्होंने सेलिंग की है, इस सेलिंग का इन्होंने टाइम भी बताया है, मई 19 2020 से जून 14 2022 तक एक सेलिंग इन्होंने इस पीरियड में की, और उसके बाद में 5 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक इन्होंने फर्दर सेलिंग की. इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 25 अभी फिलहाल 27.93% की इनके पास हिस्सेदारी बची है, और जब हम फाइनेंशियल्स में जाते हैं तो जून तक इनके पास हिस्सेदारी 29.04% थी. अभी कितनी है? अभी इनके पास हिस्सेदारी कम हो गई है 27.93, यानी कि 1% इन्होंने हाल फिलहाल में सेल की है जून के बाद में, यानी कि उससे पहले इन्होंने 1% सेल की थी मई मंथ में एंड जून मंथ में, और 1% इन्होंने सेल की है अगस्त 5 से लेकर अगस्त 25 तक. अब हम यहां पर देखें 5 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में जो इन्होंने सेलिंग की है, उसका इंपैक्ट क्या आया है शेयर प्राइस के ऊपर. तो अगस्त 5 हमारा यहां पर आता है, इन्होंने इट मींस इस रेंज में टोटल हिस्सेदारी को सेल किया है, दैट इज 1%. इस पीरियड में बहुत ज्यादा कुछ भी सेलिंग प्रेशर नहीं आया. ओवरऑल स्टॉक प्राइस को देखें तो लास्ट कुछ टाइम में it has came down by 5.75% only, which is almost nothing. जहां पर इस बात की खबरें हो कि प्रोमोटर्स ने 1% हिस्सेदारी मार्केट में सेल की है. अब प्रोमोटर जब 1% हिस्सेदारी मार्केट में सेल कर रहा है, उसके चलते 5% शेयर प्राइस गिरा है, और लास्ट 7 सेशंस में शेयर प्राइस बिल्कुल भी नहीं गिरा है. इवन जो लार्जेस्ट वॉल्यूम वाली कैंडल है इस पीरियड में, उस पीरियड में स्टॉक प्राइस जिस प्राइस पर ओपन हुआ था सेम प्राइस पर क्लोज भी हुआ. तो अपने आप में ये इस बात का इंडिकेशन है कि जितना मर्जी माल यहां पर बिकने को आ रहा है, समवन इज बाइंग द एंटायर क्वांटिटी, एंड यहां पर ये वॉल्यूम बढ़ती हुई है, रेंज में है. और वॉल्यूम का रीजन बड़ा सिंपल सा है, दैट देयर हैज बीन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस ऑन एनएससी, जो यहां पर नोटिफिकेशन इन्होंने दिया भी है, इस बात को इन्होंने समझाया भी है. तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि प्रोमोटर्स के बेचने के बाद भी ये शेयर यहां से गिरा नहीं है. और गिरा क्यों नहीं है, उसका मैं आपको एक रीजन भी दिखा देता हूं. ये यहां पर एक वैल्यू बाइंग नजर आती है. वैल्यू बाइंग किस सेंस में? टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और पैरामीटर्स भी अच्छे हैं. दे हैव लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स, जो हमने यहां पर चेक भी किया है. और ये पर्टिकुलर बिजनेस जो डिजिटल लोन अगेंस्ट शेयर्स है, ये इसमें मार्जिन बहुत अच्छे हैं, और इसमें अपनी पॉकेट से पैसा नहीं लगता. लोन पर पैसा लो, लोन पर दे दो, और वो सिक्योर लोन है, 100% सिक्योरिटी के साथ होता है, क्योंकि प्लेजिंग के साथ होता है.
लिक्विड एसेट्स के साथ प्लेजिंग है और यहां पर इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होता है। अब यहां हम अगर इसमें सपोर्ट की बात करने लगे तो एक बार मैं वीकली चार्ट ओपन करता हूं और वीकली चार्ट पर आपको दिखाता हूं कि राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट ए वेरी ह्यूज मींस वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कितनी है, 2007 से लेकर अब तक की जो अमेजिंग सपोर्ट है, द स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग एट द सेम लेवल। यहां पर ये रेसिस्टेंस था, उसके बाद में ये सपोर्ट बनी, उसके बाद में रेसिस्टेंस बना, उसके बाद में अगेन 2 टाइम्स रेसिस्टेंस बना, फिर ये रेसिस्टेंस बना। जब इसने क्रॉस कर दिया यहां पर ये एक बार फिर से सपोर्ट बनी थी, फिर ये रेसिस्टेंस बना, यानी कि इस लेवल पर हमेशा ये ऊपर नीचे ट्रेड करता रहता है। उसके बाद में अगेन यहां पर ये सपोर्ट थी, ब्रेक हुई, फिर ये रेसिस्टेंस बना, देन अगेन ये सपोर्ट बना एंड अगेन यहां पर ये सपोर्ट है। एंड आई डोंट हैव इवन ए सिंगल रीजन कि ये सपोर्ट क्यों टूटे। मेरे हिसाब से ये सपोर्ट किसी भी रीजन से टूटनी नहीं बनती, क्योंकि प्रोमोटर्स के 1% सेल करने, वैसे प्रोमोटर्स का जो 1% सेलिंग है वो बहुत बड़ी फिगर नहीं है। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस, देयर कुड बी सेबी गाइडलाइंस एज वेल, जिसकी वजह से उनको सेल करना पड़ा हो व्हेन दे आर एंटरिंग इनटू एनबीएफसी लाइक बिजनेस। तो जब वो लैंडिंग में आ रहे हैं यहां पर, तो सेबी की रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं कि इनको यहां पर कम करना है। मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में इस पर्टिकुलर क्लोज को लेकर नहीं पता है, शायद मैं सर्च करूंगा तो चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन 1% को लेकर मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं। और उसका एक और रीजन है कि उस गिरावट के बाद में मार्केट में इस पर्टिकुलर शेयर में कोई ऐसी गिरावट नहीं आई है। इट इज ट्रेडिंग एट ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। नाउ पॉइंट इज विवेक भाई, ये कहां तक नजर आता है। इससे पहले जो रैली आई थी वो रैली में ये प्राइस काफी हद तक ऊपर गया था सिंगल शॉट में, सिंगल रैली में, और इसने काफी अच्छी बढ़त दिखाई थी और काफी अच्छे गेन्स दिखाए थे। 88 डेज में 123% का यहां पर अपसाइड आया था, विच इज अमेजिंग। विद इन 3 मंथ्स 124% किसी शेयर प्राइस का बढ़ना, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस किया था। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस करने के साथ में वी हैड सीन द वेरी लार्ज वॉल्यूम एज वेल, और ये लार्ज वॉल्यूम के साथ चलते हुए है। उसके बाद में हमें पता है अक्टूबर से लेकर अब तक मार्केट में गिरावट रही है। और ये स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में है, जब भी मार्केट में कंसिस्टेंट गिरावट आती है तो उस टाइम पर स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस हिट होते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी हिट होता है, क्योंकि उसके बाद में वापस से जब मार्केट ठीक करना शुरू करती है तो ये रैली भी उसी हिसाब से करते हैं, यहां से ऊपर से नीचे आता गया। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस फॉल? द रीजन ऑफ दिस फॉल इज द ओवरऑल फॉल इन द स्टॉक मार्केट। ओवरऑल फॉल स्टॉक मार्केट में आने की वजह से इनकी रेवेन्यू कम हुई, इनके नेट प्रॉफिट कम हुए, ये प्राइस नीचे आ गया। अब यहां से वापस से चलना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि जिस रीजन से नीचे आया था वो रीजंस खत्म हो गए, अब यहां से ऊपर जाना शुरू कर रहा है। और मेरे हिसाब से ये कहां तक जाएगा? बड़ा सिंपल सा है, जो इसने लास्ट टाइम हाई बनाए थे 102 तक, वहां तक तो इसको जाने से कोई रोकेगा नहीं। रोकेगा नहीं, जब मैं ये इस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूं तो ये एक्सपीरियंस के बेस पर बात कर रहा हूं। मैं देख सकता हूं यहां पर किस वॉल्यूम के साथ गया था, कैसे रैली किया था, गिरने के रीजंस क्या थे, कंपनी में अभी फिलहाल क्या चल रहा है और किस तरह की डेवलपमेंट्स हैं। उसके बाद में यहां पर सेलिंग के बाद भी गिरा नहीं है। और ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म पर देखें तो इस प्राइस तक तो ये कभी भी आ जाता है, जब भी मार्केट में एक अच्छी खासी रैली होती है। तो सब कुछ अच्छा होने के बाद में कंपनी के ग्रो करने के बाद में, नीचे जाने के रीजंस फाइंड आउट करने के बाद में, और वो रीजंस अभी खत्म हो रहे हैं, ये चीज समझने के बाद में सितंबर क्वार्टर्स की रेवेन्यू अच्छी आएगी, ये चीज पता चलती है। सो आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। अगर आपको कुछ भी इसमें ट्रेड करना है तो वो अपनी समझ से करना है, मेरे कहने से नहीं करना है, क्योंकि मेरा पर्पस यहां पर आपको टिप्स देना नहीं है, मेरा पर्पस आपको समझाना है, सिखाना है। क्योंकि सीखने के बाद में हम लाइफ टाइम अपनी समझ से ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर सीखते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहां पर सीखते रहिए। दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो उनके साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।